नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। और हमने श्रृंखला शुरू की है अपने यूपी पीसीएस प्री के लिए, जिसमें हम पहला टेस्ट लगा चुके हैं और आज हम लगाएंगे टेस्ट नंबर 2 को। और दोस्तों, अगर आपको ये टेस्ट ना थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से किसी देश के संविधान के कार्य हैं? हमें सकारात्मक चीजें ढूंढनी है, ठीक है, क्योंकि हमें संविधान के कार्य देखने हैं। सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना सही है। शासन की संरचना को स्पष्ट करना ये भी सही है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ये भी सही है। राज्य को वैधता प्रदान करना और ये भी सही है। चारों हमारे सकारात्मक लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में बताना है, संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। यह कथन बताना है। ये परिभाषा दी किसने है? ये परिभाषा दी है एवी डाइसी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न 3 में कहा है, अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है। नमनीय मतलब जिसमें परिवर्तन करना आसान हो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही। यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है, सही है ये। इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है, ये भी सही है। इसमें हमारे तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है, लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। जी हाँ। और नंबर 2 में दिया है, अमेरिका संविधान के नमनीय संविधान के उदाहरण है। नहीं, अमेरिका तो हमारा लिखित संविधान है ना, लिखित है और बहुत ही कठोर संविधान है अमेरिका का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कितनी भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं? नंबर 1 संविधान की कठोरता, ये भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी है। 2 सदनों वाली विधायिका है, हाँ जी है। लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। लिखित संविधान है, ये भी है। तो इसमें हमारे चारों हैं, सभी 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 में दिया है, नंबर 1 विकसित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा किया जाता है। नहीं, अमेरिका संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये भी गलत है। असल में विकसित संविधान है हमारा जैसे ब्रिटेन का संविधान, जिसमें राजनीति को ध्यान में रखते हुए, परंपराओं को, प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, और जितने भी न्यायालय में हमारे जजमेंट होते हैं उनको ध्यान में रखकर एक संविधान का निर्माण किया जाता है, जिसे विकसित संविधान कहते हैं। वो है हमारा ब्रिटेन का। दूसरा दिया है, अमेरिका संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नहीं, ये हमारा निर्मित संविधान का उदाहरण है, क्योंकि इसको एक निश्चित समय पर निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जैसे भारत का भी है, वो भी एक निश्चित समय पर एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर होगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, भारतीय संविधान के विशाल आकार के योगदान करने वाले कारक। पहला है देश की विशालता और इसकी विविधता, सही है। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है, ये भी सही है। संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों की प्रभुत्व, ये भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषताएं। गैर संघीय विशेषता मतलब पहले हम संघीय छांट लेते हैं। संघीय हमारी कौन कौन सी है? लिखित संविधान है, ये हमारा संघीय है। और एक हो गया संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमारा संघीय है, ठीक है। और गैर संघीय कौन कौन सी होगी हमारी? एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय विशेषताएं। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है हमारे राज्यों में भी न्यायपालिका है और केंद्र में भी, ठीक है। और जो केंद्र की हमारी न्यायपालिका है, इसके ऑर्डर हमारे केंद्र में भी फॉलो करे जाएंगे और राज्य में भी करे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एकीकृत है। आगे है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे हम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, ठीक है, वे हमारे केंद्र में भी कार्य करेंगे और राज्य में भी कार्य करेंगे,
उनकी दोनों जगह जवाबदेही होगी। तो ये होगा हमारा, इसमें आंसर होगा इसका हमारा अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 में दिया गया है, कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं? बहुमत दल का शासन, हाँ जी ये भी है। संपूर्ण विधायिका का विघटन, नहीं। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये भी है। और संपूर्ण विधायिका का विघटन थोड़ी होता है, लोकसभा में जो हमारी निचला निचला सदन है उसमें प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति विघटन करता है, वो भी सिर्फ लोकसभा का होता है। थोड़े आर्टिकल भी देख लेते हैं इसमें। आर्टिकल किसके तहत होता है ये विघटन? आर्टिकल 74। और जो हमारी केंद्रीय परिषद होती है वो हमारी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति। और वो कौन से आर्टिकल में आती है? वो आती है हमारे 75 के 3 में। ठीक, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार हमारे राज्यों में भी अप्लाई होता है। राज्य में जो विधानसभा होती है हमारी, जो विधानसभा का विघटन होगा वो होगा राज्यपाल द्वारा। किसकी सलाह पर? माफ कीजिएगा, इसमें राज्यसभा में हमारा राज्य में हमारे मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल हमारे विधानसभा को विघटन करता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है इसका आर्टिकल देख लेते हैं। यह है 174 का 2 का बी वाले पार्ट में आता है। ठीक है, आर्टिकल्स भी भाई याद तो करने ही पड़ेंगे जब आते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इसमें दिया है, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। सही है ये। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। नहीं, पारित नहीं किया गया था, ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पारित तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा पॉइंट देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। जी हाँ, ये सही है हमारा। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भी सही है हमारा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। असल में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, उसी अकेले एक अधिनियम से 250 आर्टिकल ले लिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे आज के जो संविधान है उसमें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 में दिया है, रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में 4, ध्यान से देखिएगा, 6 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। ये 6 नहीं थे, ये 4 थे। ठीक है, ए बी सी डी। ए में हमारे आते थे, ए में वायसराय के अधीन जितने राज्य थे वे आते थे। बी में थे हमारे रियासतें। सी में थी हमारी चीफ कमिश्नरी। और डी में हमारे आए थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो पहला गलत हो गया। दूसरा में ए श्रेणी में चीफ कमिश्नरी अभी बताया, सी में आया था, तो दूसरा भी गलत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 में दिया है, निम्नलिखित में से कितनी महिलाएं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा की सदस्य थी? इनमें पहले तो भाई पर्टिकुलर देख लो, 15 थी टोटल महिलाएं। इसमें सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी और हंसा मेहता। कनकलता बरुआ नहीं थी इसमें। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे केवल 3, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। इसमें दिया है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। ये सही है बिल्कुल। दूसरे पॉइंट में दिया है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कोलकाता में, नहीं भाई ये दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 13 का होगा ऑप्शन डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 में दिया है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि के रूप में चुना गया। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1930 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी सही है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए फिर 26 जनवरी 1950 की डेट फिक्स गई थी संविधान लागू करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। इसमें दिया है,
भारत की संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। सही है ये। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, ये भी सही है। इसमें आगे पीछे अगर कंफ्यूजन हो तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे ही इंडियंस को पता लगा कि हमारा देश अब आज़ाद होगा तो भाई सबसे पहले उन्होंने अपना झंडा तैयार कर दिया। ठीक है, झंडा तैयार करा सबसे पहले और उसके बाद उन्होंने गान लिखा अपने देश के लिए। पहले झंडा लेके चलेंगे और उसके बाद गीत गाएंगे। ठीक है, इसका होगा प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 में दिया है निम्नलिखित में से एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण, हाँ जी। इकाइयां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, ये भी सही है। और लचीला संविधान जो कि इंडिया का है ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में दिया है पॉइंट नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। सही बात है ये। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान संशोधन विधि बहुत कठोर है, ये भी सही है। और इसमें विधायिका ना उनके दो होते हैं, एक तो जो निचला सदन होता है और एक होता है उच्च सदन उनका। निचले सदन को कहते हैं वे प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को वहां कहा जाता है सीनेट, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की सीमाएं हैं। नीतियों में निरंतरता का अभाव, नहीं। अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन, नहीं। अस्थायी सरकार, नहीं। नीतियों में निश्चितता, ये है हमारा अध्यक्षीय। और ये जो तीनों है ना, ये हमारी संसदीय व्यवस्था का प्रमाण है। संसदीय व्यवस्था आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था जैसे कि हमारी लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति तीनों आते हैं ना संसद में। भाई जहाँ तीन लोग बैठ के कोई अपना मत देंगे तो तीनों अलग अलग देंगे, तो उसमें गलत मत भी आ सकता है ना निकल कर। और अध्यक्ष में हमारा एक ही बंदा देगा। मान लो राष्ट्रपति को देना है किसी पर निर्णय, तो वो उसका अकेले का निर्णय होगा ना, तो उसके सही होने की संभावना ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी नीति निश्चित होगी कि भाई मुझे ये कार्य करना ही है। ठीक है, ये कार्य करना है। अब जहाँ पे तीन लोग होंगे उसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। जैसे नीतियों में निरंतरता का अभाव रहेगा, अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाएगा, अस्थायी सरकार रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 18 का केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 19 में दिया है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सही है ये बात। दूसरा दिया है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा से प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये हमारा तीसरी नहीं, ये हमारा चौथी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में तो हमारी शपथ है ना, जितने भी कैग हो गए, सर्वोच्च न्यायालय का हमारे न्यायाधीश हो गए, इन सब की जो शपथ है वो तीसरी में है। और चौथी में हमारी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 में कहा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित किन राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में बताया गया है। यह है असम, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं AM TM। ए से असम, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय। इसको आप मैप के थ्रू भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा असम हो जाएगा, ठीक है, मेघालय भी यहीं पर हो जाएगा, मिजोरम यहाँ हो जाएगा और त्रिपुरा यहाँ हो जाएगा। दो ऊपर और दो नीचे, AM और TM। और जो हमारी पांचवी अनुसूची है ना, पांचवी, उसमें इन चारों को छोड़कर जितना भी प्रशासनिक और नियंत्रण वाली चीजें है ना, उनको इसमें छोड़ दिया जाएगा पांचवी अनुसूची में, इन चारों राज्यों को, बाकी सब पर लागू होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती मतलब जिन पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून कोई भी। तो उसमें होगा हमारा शिक्षा और विवाह। पोस्ट और टेलीग्राफी हमारे हैं संघ सूची के विषय, और ये दोनों हो गए समवर्ती, इन पर दोनों बना सकते हैं। 3 और 4 ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कथन बताने हैं। इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं
को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में सूचीबद्ध किया गया। तो इसमें हो गई फिर टोटल 22 भाषाएं। नंबर 2 पॉइंट में दिया है, इस सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नहीं, ये जोड़ा गया है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसकी ट्रिक क्या है? नमक, NMK। न से नेपाली, M से मणिपुरी, कै से कोंकणी। ओके, इस अनुसूची में थोड़े और फैक्ट कवर कर लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें किस किस को जोड़ा गया था? BS, DM। ये ट्रिक है, ठीक है। B से बोडो, S से संथाली, D से डोंगरी और M से मैथिली। और एक और फैक्ट आप करंट से रिलेट कर सकते हैं उसको, CA से। अभी हमारी शास्त्रीय जो भाषाएं हैं वे पहले हमारी कितनी थी? ये थी हमारी 6 और 5 2024 में जोड़ी गई है। और सर्वप्रथम किसे जोड़ा गया था? तमिल को। ये कौन से सन में जोड़ा गया था? 2004 में। ये थोड़े फैक्ट आपको ध्यान रखने चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये आ भी सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 2 इनकरेक्ट, 1 सही है। तो यानी कि ऑप्शन C करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें दिया है 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 दिया है, यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ये बात सही है, 10वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य को करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। दिए तो गए थे, पर ये पंचायती राज हमारी 11वीं अनुसूची में है ना, 11वीं में। और इसमें भी हमारे 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में, 73 वाला 11 में, 74 वाला 12वीं अनुसूची में। 11वीं के तहत 29 विषय जोड़े गए और 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय। ध्यान रखेंगे ये फैक्ट। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट 2 गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 में बोला गया है, भारतीय संविधान में संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है। अब बताना है किस प्रकार? संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं, ये करते हैं हम विशेष बहुमत द्वारा। ओके, एक गलत हो गया, संसद के विशेष बहुमत, ये सही हो गया। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा, ये भी सही है हमारा। इसका आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है, इसमें कहा है अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया है, संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके शुरू किया जा सकता है। हाँ जी, कोई भी मंत्री या फिर कोई निजी सदस्य इसको प्रस्तुत कर सकता है अपने अपने सदन में। सही है ये। विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? नहीं, इसको बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 में लिखा है, इस विधेयक हेतु सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है तभी तो अनुच्छेद 368 में है, वरना तो 108 आर्टिकल है ही संयुक्त बैठक के लिए। और इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, मान लो किसी विधेयक द्वारा किसी ऐसे संघीय प्रावधान में संशोधन करना है, संघीय प्रावधान में हमें, तो हम उसमें जो राज्य हैं, टोटल राज्यों के हाफ, आधे राज्यों से, उनकी विधानसभाओं से साधारण बहुमत लेना अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में दिया है, प्रभावी बहुमत के बारे में कथन बताना है। पहला कथन दिया है, इसे कार्यात्मक या कार्यशील बहुमत के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन सही है। दूसरा दिया है, भारत में आम चुनावों के बाद केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, हमारा किया जाता है साधारण बहुमत का, साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे इसको, प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। थोड़ा सा प्रभावी बहुमत को हम देख लेते हैं। प्रभावी बहुमत मतलब आप मान लीजिए
हमारी लोकसभा के पूरे सदस्य हैं 545। उनमें से 25 पद हमारे रिक्त हैं, तो कितने बच गए? 520। और इस 520 का हाफ हो जाएगा क्या? 260। ये हो जाएगा हमारा प्रभावी बहुमत। मतलब जितनी भी टोटल सीट है उनमें से रिक्त को घटा के उसका हाफ करना। ठीक है, ये प्रभावी बहुमत। और साधारण बहुमत कौन सा होगा? इसमें रिक्त स्थान नहीं घटाते। मान लो 400 है टोटल सदस्य, उपस्थित कितने हैं हमारे? 380। तो इसमें जो उपस्थित है उन्हीं का ही हाफ +1, ये हो जाएगा हमारा 191। ये हमारा साधारण बहुमत। बेसिकली ये जान लो कि प्रभावी बहुमत में तो रिक्त स्थानों को घटाया जाता है और साधारण बहुमत में घटाया नहीं जाता। उनको इंक्लूड कर कर उपस्थित सदस्यों की संख्या के हाफ का होता है साधारण बहुमत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है पर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ना। प्रश्न संख्या 27 में दिया है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक भेजा जाता है उसे किस प्रकार पारित करना होता है? संयुक्त बैठक मतलब आर्टिकल 108। पहला, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ये सही है हमारा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 3/4 गलत, 2/3 ये भी गलत, सदन में पूर्ण बहुमत से ये भी गलत। भाई जब संयुक्त बैठक बुला ही रहे हैं, किसी मामले में माथापच्ची के बाद संयुक्त बैठक बैठ ही गई है तो उसमें साधारण बहुमत ही करना पड़ेगा। अगर उसमें बहुमत होता तो वो संयुक्त बैठक तक आती क्यों? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 में दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाग 18 हो गया, ये हो गया भाग हमारा, माफ कीजिएगा, ये हो गया भाग 17, ये हो गया भाग 18, ये हो गया भाग 20, ये हो गया भाग 14A। तो 17 कहाँ जाएगा हमारा? भाषा की तरफ। 18 कहाँ जाएगा हमारा? आपात उपबंध। और 20 जाएगा संविधान संशोधन और 14A ट्रिब्यूनल्स जाएगा, यानी कि न्यायाधिकरण। यहाँ है न्यायाधिकरण से संबंधित जितने प्रावधान है वे। तो इसका हो जाएगा 3124, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित शब्दों को सही क्रम में लगाना है। कौन सा पहले आया कौन सा बाद में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहला आएगा, फिर समाजवाद आएगा, ओके, फिर पद निरपेक्ष आएगा और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। इस प्रकार है ना इनका। तो ये होगा 2143, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 में दिया है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में न्याय के साथ निम्नलिखित में से किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक नहीं है, धार्मिक हमारी स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। ओके, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में बोला गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। के.एम. मुंशी द्वारा अर्नेस्ट बारकर और ठाकुर दास और भार्गव और N.A. पालकीवाला ने किस किसने संविधान को प्रस्तावना को क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है राजनीतिक कुंडली, अर्नेस्ट बारकर ने कहा है संविधान की कुंजी और ठाकुर भार्गव ने कहा है संविधान की आत्मा और N.A. पालकीवाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न संख्या 32 में बोला गया है, संप्रभुता शब्द का अर्थ है कोई देश किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। सही बात है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। जी हाँ, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 में बोला गया है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संसदीय प्रणाली भी है, संघवाद भी है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये भी है। तो प्रश्न संख्या 33 का होगा ऑप्शन बी सही, चारों सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 34 में दिया गया है, केशवानंद भारती वाद 1973 वाला संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित
संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इस बाद में संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की गई, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। इसमें बोला गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, लोकतांत्रिक नहीं थे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आज का टेस्ट हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी गलती होने की संभावना उतनी ही कम होगी एग्जाम हॉल में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके? और अगर आपको इन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीएससी नेट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।